नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ के इलाज के पैसे बहू ने चुरा लिए, ससुर जी ने दी कठोर सजा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहू, पूरा घर छान लिया, तुम्हारी सास नहीं दिख रही है, कहीं गई है क्या? मैं कहकर गया था कि चौराहे पर गांव का साहूकार मिलने आएगा, उसके बाद मुझे बैंक जाना है और उस कागज पर उसके दस्तखत लगेंगे। घर में नहीं है। बात की गंभीरता को वो कभी समझती ही नहीं है। उसकी इसी आदत से परेशान रहता था। कोई भी प्यार से कुछ कह दे तो उसके काम में लग जाती थी। न जाने अब किसके काम में लग गई जो मेरी बातों को अनसुना कर गई। कैलाश बाबू अपनी बहू गरिमा से कहते हैं। गरिमा जीभ को दांतों तले दबाकर बोली, माफ़ी चाहूँगी पापा जी, वो मैंने ही मम्मी जी को अपने दोस्तों के लिए समोसे लाने बस चौराहे पर तो भेजा था, वो आपको वहाँ मिली नहीं क्या? ऐसा ना हो कि मेरी सहेलियां आ जाए और समोसा ना आए, सोचिए कितनी बदनामी होगी। और किस कागज़ पर मम्मी जी के दस्तखत चाहिए? कैलाश बाबू बोले, बहू तुम भी हद करती हो, घर में तुम्हें और कोई नहीं मिला? नौकर है, उसे भेज देती। अपने छोटे से बैग को सीने से दबाकर बोले, आज नहीं गया तो फिर अगले हफ्ते जाना पड़ेगा। ये कमला भी बातों को बिल्कुल नहीं समझती है। गरिमा की नज़र उनके थैले पर गई और वो बोली, पापा जी आपने बताया नहीं कि आपको बैंक क्यों जाना था? कैलाश बाबू बोले, कुछ नहीं बहू, मैं आता हूँ। तभी दरवाजे पर गरिमा की सहेलियाँ आई। गरिमा उन्हें देखने चली गई, पर उसका ध्यान अपने ससुर के थैले पर भी था। उन लोगों को बैठाकर वो अपने सास के कमरे की तरफ गई तो देखा कि कैलाश बाबू इधर उधर कुछ ढूंढ रहे हैं और परेशान दिख रहे थे। गरिमा बिना दस्तक दिए कमरे में घुस गई और बोली, देखिए ना पापा जी, मेरी सहेलियां आ गई पर मम्मी जी अभी तक समोसे लेकर नहीं आई। अचानक से आवाज़ सुनकर कैलाश बाबू के हाथ से थैला गिरा और उसके अंदर से पैसों के बंडल निकले। गरिमा बोली, पापा जी इतने सारे पैसे किसके हैं, कहाँ से आए? कैलाश बाबू जल्दी से उन पैसों को उठाकर पैकेट में डाले और बैग का चेन बंद किया और बोले, बहू वो ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो बहुत दिनों से विवादों में घिरा था, उसी को बेचने के लिए मैंने साहूकार को लगाया था। वो ज़मीन बिक गई तो आधे पैसे मिल गए। इन्हीं पैसों को तो जमा करने के लिए मुझे बैंक जाना था। अब देखो ना, गोदरेज की चाबी मुझे मिल नहीं रही। लगता है तुम्हारी सास अपने कमर में लटकाए घूम रही होगी। गरिमा की आंखों से मानो लालच टपक रहा था। वो बोली, पापा जी घर में अभी बहुत सारे मेहमान आए हैं, क्या आप तब तक इसे हाथ में लेकर घूमते रहेंगे? कैलाश बाबू बोले, इसीलिए तो बहू मैंने सोचा था तुरंत के तुरंत इसे बैंक में जमा कर दूंगा और अगले हफ्ते कमला का अस्पताल में दाखिला करवा दूंगा। बेचारी 2 सालों से यूट्रस की परेशानी से जूझ रही है, उसका दर्द मुझसे अब देखा नहीं जाता। गरिमा बोली, पापा जी वो तो बाद की बात है, पहले इस पैसों को तो संभाल के रखना होगा। कैलाश बाबू बोले, अब मैं इसी कमरे में बैठा रहता हूँ जब तक कमला नहीं आती है, और मैं कर भी क्या सकता हूँ? गरिमा जल्दी से बोली, पापा जी अगर आप मुझ पर यकीन करें तो मैं ये पैसे अपने गोदरेज में रख देती हूँ और चाबी लाकर आपको दे देती हूँ। कैलाश बाबू बोले, बहू ये कैसी बात कर रही हो? तुम तो घर की हो, तुम पर तो विश्वास है, यही ठीक रहेगा। जब तक कमला नहीं आती है इन पैसों को तुम अपने गोदरेज में रख दो। मुस्कुराती हुई गरिमा उस बैग को सीने से लगाकर अपने कमरे में चली गई। गरिमा ने नौकरों को इशारों से कहा कि उसकी सहेलियों को चाय और कॉफ़ी दे और वो अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर सबसे पहले गरिमा ने उन पैसों को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें करीब 3 लाख रुपए थे। गरिमा ने कुछ पैसे निकालकर अलग रख लिया और उस पैकेज को गोदरेज में रख दी और फिर सहेलियों के साथ बैठ गई। थोड़ी देर में कमला जी आई तो गरिमा बोली, ये क्या मम्मी जी, मेरी सहेलियाँ कब से आकर बैठी है और आपको समोसा लाने में इतनी देर लग गई। कमला जी बोली, अब क्या कहूँ, बीना बहन रास्ते में मिल गई थी। वो स्वेटर का एक डिजाइन पूछने लगी, उसी को बताने में लेट हो गया।
अच्छा सुनो बहू, तुम्हारे ससुर जी आ गए क्या? गरिमा बोली। हाँ हाँ मम्मी जी, वो आपको ही ढूंढ रहे थे, शायद बाथरूम में नहाने के लिए गए हैं। आप ऐसा कीजिए, ये लीजिए मेरे गोदरेज की चाबी। मेरे गोदरेज के सामने ससुर जी का काला बैग होगा, उसको ले जाकर अपने गोदरेज में रख लीजिए। पैसों का मामला है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। कल को पैसे कम हो गए तो सब मेरा ही नाम लगाएंगे, क्योंकि ससुराल में तो सबसे कमज़ोर बहू ही होती है। कमला जी बोली। ऐसा क्यों कहती हो बहू? हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है, पर किसी बात को मन पर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तुम अपनी सहेलियों के साथ बैठो, मैं वो बैग लेकर अपने कमरे में जाती हूँ, मैं भी थक गई। कमला जी को पहले हैरानी हुई, क्योंकि गरिमा अपने कमरे का भी दरवाज़ा बंद रखती थी और वो उन्हें गोदरेज की चाबी दे रही थी। फिर भी वो गई, गोदरेज खोली और अपने पति के बैग को तो वो पहचान गई, तो उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में कैलाश बाबू आए। मैं तुम्हें कहकर गया था कि मैं आऊँगा तो तुम घर पर रहना, पर तुम मेरी एक बात को भी गंभीरता से नहीं लेती हो। और क्या ज़रूरत थी तुम्हें बाजार जाने की, जब जानती हो ज़्यादा चलने से तुम्हें पेट में दर्द होने लगता है। बेटे के सामने इतनी मन्नतें की तुमने कि वो तुम्हारा ऑपरेशन करवा दे, पर 2 साल से कुछ ना कुछ बहाना बना रहा है। जब मैं जुगाड़ लगाता हूँ तो तुम गायब हो जाती हो। कमला जी बोली। आप जिस काम के लिए मुझे ढूंढ रहे थे वो तो मैंने कर दिया। कैलाश बाबू बोले। कौन सा काम? कमला जी बोली। वो जो आपने बहू को बैग दिया था वो लाकर अपने गोदरेज में रखती हूँ, और देखिए ताला लगाकर चाबी अपने पास रखी हूँ। कैलाश बाबू बोले। तुमने चेक कर लिया और ठीक से रख दिया न? कमला जी बोली। हाँ हाँ, पूरा बैग उठाकर अंदर रखती हूँ। आप पहले भी मुझे बुद्धू और आज भी वही समझते हैं। कैलाश बाबू बोले। कमला तुम बुद्धू नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा सीधी हो, किसी पर भी भरोसा कर लेती हो, और ये दुनिया बहुत बुरी है। दूसरे तो छोड़ो, चलते समय अपने भी नहीं कुछ सोचते। कमला बोली। आप कितना सोचते हैं, इतना मत सोचा कीजिए। मुझे तो आपकी चिंता होती रहती है कि कल को अगर मैं नहीं रही तो कौन आपका ख्याल रखेगा। कैलाश बाबू बोले। ऐसा मत कहो कमला, सभी रिश्तों को देख लिया और ये भी जान लिया कि कौन अपने हैं और कौन मतलबी है। पति पत्नी का ही एक रिश्ता ऐसा होता है जो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए सोचता है, वरना तो अपनी औलाद भी ज़रूरत के समय हाथ पीछे कर लेती है। कमला जी बोली। आप क्यों विनय की बात को सोच सोचकर अपना मन दुखी करते हैं? अब उसके ऊपर अपनी पत्नी की भी जिम्मेदारी है। आप तो बहू को जानते हैं, उसके हाथ बहुत खुले हैं। अब वो अपनी पत्नी के शौक पूरे करेगा कि माँ की बीमारी को ठीक करेगा। छोड़िए इन बातों को, चलिए चाय पीते हैं। कैलाश बाबू कमला जी की बीमारी को लेकर बहुत सजग थे। वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो शहर के सबसे बड़े अस्पताल में उन्होंने फ़ोन किया और पत्नी के ऑपरेशन के लिए डेट लिया। उसी शाम विनय, जो कुछ रोज के लिए दूसरे शहर गया था, वो लौटकर आया और बोला। पापा, आपने गांव की कोई ज़मीन बेची है क्या? मुझसे पूछना ज़रूरी भी नहीं समझा। कैलाश बाबू बोले। अच्छा, तुम्हारे सूत्रधारों ने तुम तक खबर पहुंचा दी। अब क्या करे बेटा, तुम्हें तो अपनी माँ की चिंता है नहीं, पर मुझे तो अपनी पत्नी की चिंता होगी। और वो ज़मीन मैंने अपने पैसों से खरीदी थी, तो मैंने बेच दी। इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है? विनय बोला। आपको हो क्या गया है? मैं माँ का कोई दुश्मन नहीं हूँ। अभी करवा चौथ पर आपकी बहू को लाखों का हार दिया था, तो मेरा हाथ खाली हो गया। कैलाश बाबू बोले। वही तो बात है बेटा, पिछले 2 सालों से तुम हार ही खरीद रहे हो, पर ऐसा ना हो कि अपनी माँ को तुम हार जाओ, क्योंकि वक्त अपने हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से नहीं। विनय बोला। ठीक है, आपने अगर ज़मीन बेच दी है तो माँ के इलाज के बाद जो पैसे बचे हैं, कुछ पैसे मुझे दे दीजिएगा। अपने दोस्त के साथ मिलकर मैंने एक कंपनी में पैसा लगाया है। मेरे पास तो था नहीं, तो मैंने उससे कर्जा ले लिया। क्यों किसी के कर्जे में रहना, पैसे देकर मुक्त हो जाऊंगा। कैलाश बाबू बोले। वही तो मैं सोचूं कि तुम्हें कैसे वक्त मिल गया मुझसे बात करने का और अपनी माँ का हालचाल पूछने का। मतलब की बात तो अब सामने आई,
बेटा इतने बड़े हॉस्पिटल में तुम खुद सोच लो कि कितना खर्चा लगेगा। अपने बूढ़े माँ बाप की सहायता करने की जगह तुम उनसे ही सहायता की उम्मीद लगाकर बैठे हो। इतना कहकर कैलाश बाबू चले गए। 2 दिन बाद अस्पताल से फ़ोन आया कि आप आकर पैसे जमा करवा दीजिए और मरीज का दाखिला करवा दीजिए। कैलाश बाबू कमला जी से बोले, कमला कल तैयार रहना अस्पताल के लिए, कुछ कपड़े रख लेना, फिर कल चलते हैं और तुम्हारा दाखिला करवा देंगे। जल्दी तुम अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाओगी। कमला जी हंसकर बोली, कौन कहता है कि पति जब तक नौकरी करता है तभी तक बीवी का ख्याल रखता है। आप तो उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी खुद से ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। कैलाश बाबू बोले, तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। जब तुम इस घर में नहीं रहती हो तब यह घर भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कैलाश बाबू पैकेट निकालकर सबसे पहले थैले में रखे और पत्नी को अस्पताल ले जाने लगे तो एक बार अपने बेटे से बोले, विनय क्या तुम साथ चलोगे? विनय कुछ कहता उससे पहले गरिमा बोली, अस्पताल में एक से ज़्यादा लोगों को जाने नहीं देते हैं और ये वहाँ जाकर क्या करेंगे? कोई घर को भी संभालने के लिए होना चाहिए। आप मम्मी जी को संभाल लीजिए, ये यहाँ सब देख लेंगे। कमला जी बोली, सही तो कह रही है, आप मेरे साथ हैं तो क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हैं। चलिए हम चलते हैं। और वो दोनों अकेले चले गए। कैलाश बाबू खुश थे कि कमला जी अपने दर्द से मुक्त हो जाएगी। उन्होंने पैकेट दिया, नर्स कमला जी को अंदर ले गई। कैलाश बाबू एक कोने में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में काउंटर से डॉक्टर आकर बोले, कैलाश बाबू आपने कहा था कि पूरे पैसे जमा करवा रहे हैं, पर इसमें तो 1 लाख रुपए कम है। कोई बात नहीं, ऑपरेशन तो हमने शुरू कर दिया है, ख़त्म होने के बाद आप बचे हुए पैसे भी जमा कर दीजिएगा। कैलाश बाबू बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, उसमें तो पूरे 3 लाख रुपए थे। डॉक्टर बोले, आप देख सकते हैं, आपके सामने अभी पैसे गिने जा रहे हैं और आपको विश्वास ना हो तो आप सीसीटीवी कैमरे में चेक कर सकते हैं। कैलाश बाबू एक पल को उस वक्त को याद करने लगे, फिर बोले, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमें दूसरे क्या ठगेंगे, हमें तो हर बार अपने ही ठगते हैं। आप कमला का ध्यान रखिएगा, मैं आता हूँ। इधर विनय चिंता में बैठा था तो गरिमा बोली, आप इस तरह चिंता में क्यों बैठे हैं? आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मम्मी जी का इलाज हो जाएगा तो हम मसूरी घूमने चलेंगे। विनय बोला, कई पैसा लगाया था वह भी नहीं मिला और घूमने के लिए करीब 1 लाख रुपए लगेगा। अगर वो पैसे आ जाएंगे तब जाएंगे, पर अभी तो मैं सोच भी नहीं सकता। गरिमा बोली, बस इतनी सी बात, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं आपके सर से इतने से पैसों का बोझ भी नहीं कम कर सकती। जरा रुकिए। फिर वो उसके सामने गोदरेज खोली और 2-2 हज़ार के नोटों के बंडल से पंखा चलते हुए बोली, पतिदेव आप बस मेरी चिंता किया कीजिए, मैं किसी और चिंता को आपके पास आने ही नहीं दूंगी। विनय बोला, इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? गरिमा बोली, आप आम खाओ, गुठली मत गिनो, आपकी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। विनय बोला, सच कहती हो, सबकी चिंता कर करके आधा हो गया, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, अब तो पक्का हम मसूरी घूमने चलेंगे। तभी उधर से कैलाश बाबू आए और ताली बजाते हुए बोले, वाह बहू, तुमने अपने लोभ को पूरे करने के लिए मेरी जीवन साथी की जान जोखिम में डाल दी। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने ही घर में चोरी करते हुए। गरिमा के पसीने छूट रहे थे, फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोली, ये क्या कह रहे हैं पापा जी, सोच समझकर बात कीजिए, मैंने कौन सी चोरी की है? कैलाश बाबू बोले, उस दिन जब तुम पैसे संभाल कर रखने की बात कह रही थी, मुझे शक हुआ था। फिर मैंने सोचा तुम्हारी सास भी तो तुम्हारी माँ जैसी है, उसके तकलीफ को देखते हुए तुम कोई गलत हरकत नहीं करोगी, पर मैं गलत था। जो अपने सुख के लिए अपने पति को गलत रास्ते पर चला सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है। विनय बोला, आप दोनों में से कोई मुझे बताएगा कि आखिर बात क्या है? कैलाश बाबू ने पूरी घटना विनय के सामने रख दी। फिर वो बोला, पापा आप जो कह रहे हैं उससे कहाँ साबित होता है कि गरिमा ने उस बैग से पैसे निकाले थे। कैलाश बाबू ने तुरंत गरिमा के हाथ से वो बंडल लिया
और उसका नंबर बताया। विनय की आंखें शर्म से झुक गई। विनय ने गुस्से में आकर गरिमा को एक थप्पड़ लगाया और बोला, तुम्हारी इस हरकत का कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। आज अपने ही घर में चोर बन गया हूँ। कैलाश बाबू बोले, तुम दोनों पति पत्नी अपने झगड़े सुलझाते रहो, मुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है। और विनय, तुम अपना रहने का इंतजाम ऊपर वाले हिस्से में कर लो, नीचे के हिस्से में मैं शांति से कमला के साथ रहना चाहता हूँ और इस बात पर कोई बात विवाद नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कमला जब घर आए तो उसके सामने रोना धोना हो, क्योंकि जिस बच्चे को हमने पढ़ा लिखाकर काबिल बनाया उसने तो माँ के लिए कुछ किया नहीं, तो अब मुझे ही कठोर कदम उठाने होंगे। इतना कहकर वो चले गए। उनके जाते ही गरिमा बोली, पापा जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? विनय बोला, चुप हो जाओ, तुम भूल रही हो ये घर उनका है। अब जीवन भर नजरें झुकाकर रहना होगा, वरना इस घर से अपना सामान समेटने की तैयारी करो। मेरी तो औकात नहीं है। करीब एक हफ्ते बाद जब कमला जी लौटकर आई तो खाली खाली लग रहा था। कैलाश जी से पूछा तो वो बहू के सामने बोले, कमला तुम्हारी बहू अपनी पुरानी भूल को सुधारना चाहती है, इसीलिए वो तुम्हारी सहूलियत के लिए ऊपर वाले हिस्से में रहेगी। नीचे तुम रहो और अपना पुराना शौक पूरा करो। तुम्हें छोटे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता था तो तुम बेझिझक करो। क्यों बहू, मैं सही कह रहा हूँ न? गरिमा चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। कैलाश बाबू अपने पेंशन के पैसों से अपना और अपनी पत्नी का खर्चा चलाते। कभी विनय पैसे से मदद करना चाहता तो कैलाश बाबू बोलते, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पूरी जिंदगी सर उठाकर जिया हूँ, अब आखिरी समय में अपने हाथ नहीं फैलाना चाहता। तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लो, मेरे लिए वही बहुत है। बस अपनी माँ को कभी मत ठगना, वरना वो अंदर से टूट जाएगी। एक माँ को दुखी करना जीवन का सबसे बड़ा पाप होता है बेटा। मैं नहीं चाहता कि तुम इस पाप के भागीदार बनो। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लगे और उस दिन की घटना को कभी किसी ने कमला जी के सामने आने नहीं दिया। कमला जी बार बार शक की दृष्टि से कैलाश बाबू को देखती और कहती, आखिर आपके बेटे बहू सही रास्ते पर कैसे आ गए? आपने ऐसा क्या किया? कैलाश बाबू मुस्कुराकर कहते, बेटा बेटा ही रहता है, बाप बाप ही रहता है, बस इतना याद रखो। फिर कमला जी कुछ नहीं पूछती और जिंदगी कटने लगी। दोस्तों, चंद पैसों के लिए क्या हम अपने जन्मदाता को भी धोखा दे देते हैं? क्या हमारी आत्मा हमसे सवाल नहीं करती कि जिसने अपने खून पसीने से हमारी रचना की, उनको ठगते समय क्या हमारी आत्मा हमसे सवाल नहीं करती?